अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो मैटर्स के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद। नाज़रीन, एक अहम मामले की तरफ चलते हैं। गुज़िश्ता दिनों कराची पुलिस ने 5 नौजवान मार दिए और उसे पुलिस मुकाबले का नाम दे दिया। मीडिया पर जब ये खबर चली तो सरायकी वसेब में गम गुस्से की लहर दौड़ गई, जो कि हलाक होने वाले नौजवानों का ताल्लुक सरायकी वसेब से था। ये तो था तस्वीर का एक रुख। दूसरी जानिब PTI रहनुमा लैला परवीन ने दावा किया है कि हलाक होने वाले अफराद में से एक अब्बास उनका ड्राइवर था। अब्बास एक नहायत शरीफ और दयानतदार शख्स के तौर पर काफ़ी अरसे से उनके पास काम कर रहा था। नाज़रीन, हम मौजूद हैं अब्बास की रिहाइशगाह के पास। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में अब्बास अपने बहन भाइयों, अपने अहल खाना और वालदा के हमरा रहता था। नाज़रीन, पुलिस ने यह भी दावा किया था कि हलाक होने वाले अफराद के कब्जे से असला, लूटा हुआ माल और एक डबल कैबन गाड़ी बरामद कर ली गई। तो नाज़रीन, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर अब्बास वाकई में एक डाकू था, डकैत था, तो यकीनन उसके पास लूटा हुआ माल भी बहुत होगा। हम मौजूद हैं उस इलाके में गुलिस्तान जौहर में जहां अब्बास अपने बहन भाइयों, अपनी बेगमात और वालदा के हमरा रहता था। तो आइए आपको दिखाते हैं कि उसके घर में कितना माल पड़ा हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पर अब्बास के बड़े भाई अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर वो हमें अंदर जाके अपने घर के हालात दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक, ये बताइए कि आपको इतला कैसे मिली, कब मिली, आखिरी दफ़ा भाई से आपकी कब बात हुई थी? सर, आखिरी दफ़ा भाई से मेरी फ़ोन पे ही बात हुई थी और मैं मतलब कुछ दिनों के लिए गाँव गया हुआ था। वहाँ बताया कि जो ऐसे उनको इनकाउंटर बना के मार दिया है। फिर यहाँ मैं पहुँचा हूँ तो उस दिन से अभी हम चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ हमारा बिल्कुल घर है, झुग्गी में हम रहते हैं। वो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बता रहे हैं, जो क्रिमिनल ये था वो था, ऐसा कोई डेटा नहीं आया, कोई रिकॉर्ड नहीं आया। और दूसरा है कि अभी मैं चल कर आपको अपना घर दिखा सकता हूँ और उनकी वाइफ हैं, 2-4 बच्चे हैं, उनसे आपकी बात करवा सकता हूँ। आपने जब पुलिस से बात की तो पुलिस का क्या कहना था? सर, पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने पहले तो कुछ दिन ऐसे ही टोपियाँ करते रहे, ये होगा वो होगा फलां होगा। उन्होंने केस ट्रांसफ़र कर दिया। हमारे अली हसनैन एडवोकेट हैं, मोहसिन, उनके पास वो जॉब करता था, और लैला परवीन। उन्होंने बोला जी आप जो है ना वहाँ जाओ, अपने दरख्वास्त लेके जाओ कि आप हमें पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी चाहिए। वहाँ मैं जब गया हूँ तो मैं 2 बजे का गया हूँ। उन्होंने मुझे 4, साढ़े 4, 5 बजे के करीब जो है ना गाड़ी के साथ ले आए, मोबाइल के साथ, और कहा जी आपको जो है ना बॉडी रिसीव करवाते हैं, पहले जिनाह जाना पड़ेगा, वहाँ से लाइटर लेंगे, उसके बाद जो है ना आपका पोस्टमार्टम होगा। जब वहाँ जिनाह लेके गए तो मुझे उन्होंने बाहर खड़ा कर दिया इमरजेंसी के पास कि भी हम अंदर से MLO से बात करके आते हैं फिर बुलाते हैं। जब अंदर बात करके आए तो फिर मुझे बुलाया। फिर MLO ने जो है था वो पोस्टमार्टम वाला, उसने बोला जी आपका जो है ना तो 3-4 दिन लगेंगे मज़ीद, और उसके बाद जो है ना पोस्टमार्टम होगा। और दूसरा ये है कि उसमें बोट बैठेगा, बोट बैठने के बाद जो है ना आपका पोस्टमार्टम होगा आपकी लाश का। उसके बाद यानी कि आज 10वें दिन हो रहा है, अभी तक ना कोई पोस्टमार्टम हुआ ना कुछ हुआ। अभी कोरोना उन्होंने बीच में डाल दी, पहले कोरोना का टेस्ट होगा उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। अभी तक कोई हमें ना कोई गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी मिली है, ना किसी से मिली है, किसी से कुछ भी नहीं मिला। आपको शोर के अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है? तो काफ़ी दिन हो गए। जी जी बिल्कुल, काफ़ी दिन हो गए, 9-10 दिन हो रहे हैं, आज 10वें दिन है, लेकिन अभी तक कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ और हमें डेड बॉडी भी नहीं दी। हो सकता है पोस्टमार्टम हुआ हो, आपको नहीं बताया कुछ कंफर्म नहीं है कि वो खुद जो है ना पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जी हमने इसका पोस्टमार्टम करा दिया है, लेकिन हमने उनको बोला कि ठीक है हमें वो फ्राइम करो, लेकिन वो चीज़ वो फ्राइम नहीं कर रहे। जी नाज़रीन, यहाँ पर झोंपड़ियाँ हमें नजर आ रही हैं। आप लोग कब से हैं यहाँ पे? सर, यहाँ पे हमारे चलते हुए जी गुलिस्तान जौहर में सर हमको 22-25 साल हो गए हैं। यहाँ बच्चा जानता है कि हमने यही वक्त गुजार दिया है, और जो है ना हमारे पास कोई ऐसा नहीं, अगर भाई क्रिमिनल होता है, कोई रिकॉर्ड होता है, ऐसा कुछ भी शो नहीं आया है। और बस बिला वजह जो है ना नाजायज मार के अभी जो है इंकाउंटर उन्होंने बना दिया। ये जो झोपड़ियाँ हैं ये सब कौन लोग हैं यहाँ जो रहते हैं? ये सर वही है, मतलब कोई सरायकी है, क्या मतलब ऐसे गरीब तबका के लोग हैं। हम खुद यानी कि गरीब हैं। यहाँ हमने 20 से 22 साल 25 साल हमने यहाँ गुजार दिए। उस अब्बास की भी शादी हमने यहीं पर ही की थी। और जो है ना अब ये घर है, उनका वाइफ बैठी हुई है, उनकी बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। कभी ऐसा कोई इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि वो 2-4 घंटे के लिए भी जेल में बंद हुआ हो या कोई FIR हुई हो, क्योंकि मैं तो उसका सगा भाई हूँ ना, मुझे तो पता होना चाहिए था कि ये भाई बंद हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नाजायज मार दिया। जी, हम यहाँ अहले खाना के पास मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का अंदर का माहौल कैसा है। अब देखिए, ये झोंपड़ी है, जैसे कि आम लोग, गरीब लोग जब रहते हैं झोंपड़ियों में, इनकी इतनी सख्त नहीं है कि इस झोंपड़ी को पक्के मकान में तब्दील कर दें या अपना भी कोई घर ले लें, अपना एक मकान ले लें। यहाँ अब्बास के अहले खाना मौजूद हैं, उनकी बेगमात मौजूद हैं। मुझे यहाँ का पता चला कि अब्बास की 2 बेगमात हैं
वो यहाँ मौजूद हैं, अब्बास की वालदा यहाँ मौजूद हैं। हम सबसे पहले उनकी बेगम से बात करेंगे और फिर आपको मज़ीद सूरत बता दें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सीमा है और अब्बास मेरे पास रहते थे और ऐसा कोई गलत काम नहीं करते थे, लेकिन एक दिन की होती थी, एक दिन की नहीं होती थी। फिर भी वो इधर उधर से किसी से उधार पैसे लेके फिर भी बच्चों को खिलाते थे, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई लोगों ने गलत काम नहीं किया। मुझसे हर बात वो शेयर करते थे, लेकिन ऐसा कोई गलत वो नहीं थे। लेकिन लोगों ने ड्राइवरी की, ये 1 हफ्ता हो गया था ड्राइवरी को, तो 2 बार बच्चों को मिलने के लिए आए हैं। लेकिन उन्होंने बोला था कि मकान लूँगा मैं किराए पे, फिर आप लोगों को ले जाऊँगा। तो बस उसके बाद वो वापस नहीं आए। तो सुबह मुझे पता चला है कि उनको गोली लगी है और क्या कहते हैं, किसी ने उठा के बाहर लेकर जाके वो दूसरे बंगले में मारा है उनको। तो ऐसा कोई गलत काम नहीं करते थे। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हैं छोटे और इनको इंसाफ मिले, और जिसने भी मेरे मियाँ को मारा है उसी तरीके से उसका कत्ल किया जाए। आपके कितने बच्चे हैं, कौन कौन से हैं, मेरे क्या क्या 3 उम्र है? बच्चे हैं। एक बच्चा ये 4 साल का है बड़ा बेटा, और बेटी 2.5 साल की है, और ये 7 महीने का है छोटा। आपसे आखिरी दफ़ा कब बात हुई थी और क्या बात हुई थी? मेरे साथ ऐसी फ़ोन पे कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन वो 2 बार आए थे मिलने के लिए बस। तो आखिरी बार जब आए थे तो कुछ बोल के गए थे, तो बात हाँ, हुई थी बस यही बोला था कि मकान लूँगा मैं, बच्चों के बगैर नहीं रह सकता और बच्चों को ले जाऊँगा मैं। तो आप लोगों का गुजारा कैसे होता था, कितनी तनख्वाह होती थी उनके, घर पे कितने पैसे आते थे? नहीं, उन लोगों ने अभी स्टार्ट किया था, और क्या कहते हैं, पहले उनके पास वो जॉब कर चुके थे और 5 साल पहले, और उसके बाद फिर 11 दिन उनके पास लगाया है। कभी रक्शे चला लेते थे और कभी वो रक्शे मैकेनिक थे और रक्षों का काम करते थे, रक्शे बनाते थे। ऐसा कोई गलत काम नहीं करते। तो जैसे पुलिस कहती है कि वो, जो पुलिस का इल्ज़ाम है कि वो बहुत बड़े डकैत थे और डकैतियां करते थे, ये वो, तो आपने कभी देखा उनके पास बहुत पैसे, रकम, कोई चीज़ ऐसी कभी देखी आपने? ऐसा कुछ भी घर नहीं। पे कुछ लाए कभी, कोई बैग भरा हुआ पैसों से, कुछ नहीं, ऐसे? नहीं, ऐसा मैंने कभी देखा भी नहीं है। मेरे आगे बच्चे हैं, ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई बैग भर के ले आई हो पैसों का, उनके पास पैसे हों, ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा उनके पास। लेकिन जो थोड़े बहुत पैसे होते थे वो बस बच्चों को खिला देते थे, बस यही होता था। इतने ही पैसे होते थे जो हाँ, काम में आते? बस जो घर में खर्चा हो जाता था बस। अच्छा, हम बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कुछ बात कर लें। बेटा क्या नाम है आपका? देखिए, अब ये मासूम बच्चे हैं, इन्हें अभी ये एहसास भी नहीं है कि शायद इनके सर से बाप का साया जो है वो छिन गया है और इनके सरों पे बाप का साया नहीं है। अब्बास की दूसरी बेगम से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मुमताज़। अच्छा मुमताज़, आपके साथ अब्बास कैसे रहते थे, कैसा बर्ताव था उनका, और क्या पैसे वैसे उनके पास बहुत होते थे? नहीं, उनके पास कोई पैसे वैसे इतने नहीं होते थे, बस कम ही होते थे जो हम लेके हमारा खर्चा वर्चा वो करता रहता था। अगर उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, 1-2 घरों का मैं काम करती थी, ज़रूरत पड़ती थी तो मुझसे ही लेके जाते थे। बाकी ये कोई मसला ऐसा नहीं था, बिल्कुल अपना कमाता करता था। लोहे का कैबिन लगाया हुआ था, वहाँ से हमें सब्जी वब्जी के पैसे, खर्चा वर्चा सब वो ही करता था। कभी उसने ये नहीं किया कि हमने देखा उसके पास कि उसके पास इतने पैसे हों। जब मुझे पहले दिन से पता चला कि भाई उसके ये फौत की हुई ये मोबाइलों में आया, तो मैं वहाँ से भागी, मैं वहाँ से गई हूँ अपने शौहर की लाश ढूंढने के लिए। तो मुझे मेरी शौहर की लाश वहाँ पे मिल गई। तो मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे ना मेरे शौहर की लाश चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि आपका कोई शनाख्ती कार्ड है? तो मैंने कहा हाँ, मेरा शनाख्ती कार्ड है। तो उन्होंने मुझे एक पर्चा बना दिया। उन्होंने कहा कि आप ये थाने पे जाएं और वहाँ से आप दस्तखत करवा के आएँ और हम ना आपको लाश दे देंगे। और वहाँ से फिर रात पूरी गुजर गई। 8 बजे इसके बोला था, 7 बजे का बोला था, पूरी रात गुजर गई। दूसरे दिन हम भागते रहे। 3 दिन तक मैं अपने शौहर की लाश के चक्कर में भागती रही, लेकिन थाने वालों ने कोई वो नहीं कर दिया, ना कोई वजीर आला हमारी बात सुन रहा है। क्या कसूर था? वो तो एक नौकरी कर रहे थे, घर से लेके क्यों मारा है, क्यों उन लोगों ने इस तरह से किया? हमें अपने शौहर का इंसाफ चाहिए। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? बुशरा। अच्छा बुशरा, अब्बू से क्या बात होती थी, कब मुलाकात हुई अब्बू से? अब्बू कब मिले थे आपको? अब्बू बुध वाले दिन मिले थे। अच्छा, क्या बोल रहे थे? अब्बू ने क्या बोला था आपको? कहा था जो हफ्ते वाले दिन
हम मिलेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जुमेरात आ गई, उसकी फौत की हो गई। आपने अब्बू से कोई फरमाइश की थी? कुछ मंगाया था अब्बू से? क्या मंगाया था? आइसक्रीम वगैरह सब कुछ लाना था। आपके लिए क्या क्या चीज़ें लाते थे? फ्रूट लाते थे, सब कुछ लाते थे। तो अभी आपके अब्बू आएंगे? नहीं, अल्लाह ताला के पास चले गए। हम इनकी वालदा से बात करेंगे, अब्बास की वालदा से। मेरे को बच्चे का इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चा बेनाक मारा गया है। देख लो उनके बच्चे, उनका घर। अब उनका अब्बू नहीं है। अल्लाह को पहले प्यारा 6 महीने हो गया है। यही मेरे बेटे का घर, ये कुछ है जो देख रहे हैं। मेरा बेटा इसी चीज में होता तो अब माँ को तो पता होता ना ये चीज बेटा कर रहा है। हमें तो मालूम होएगा ना, जो नहीं होएगा। उनके बीवियां बैठे हुए हैं, मैं खुद शामिल हूँ। और बेटा ऐसी करता तो हम इस बच्चे को क्या बोलते, तुम ऐसी करते रहो, हम देखते रहे। माँ बाप तो नहीं देखता, ये काम कर रहे हैं। तो मेरा बेटा ऐसी हाई भी नहीं है, बिल्कुल जैसे मेरा बोला था वैसे बोला था, नाम ही बोला था वैसे भी बोला था। मेरा बेटा ऐसी चीजें वाला हाई नहीं था। आप क्या कहना चाहेंगी खाला? आप कौन है उनके अब्बास की? मैं उनकी फूफी हूँ। अच्छा, मेरा भतीजा है। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा भतीजा है। बेगुनाह मारा गए। ना कहीं कातिल हा, ना किशाए हा, ना यह है, ना चोरी वाला हा, ना चकारी वाला हा। इंसाफ चाहिए। जो क्यों नहीं लाश दे रहे, अन्नावा देने लाश चाहिए। आप कौन है पहले बता दें, क्या बात है? मैं उसकी बहन हूँ। अच्छा बताइए। हम ना इतने दिन हो गए हैं, ये मीडिया भी आती है, सही है, आज नामा दिन हो गया है, उसकी लाश पड़ी हुई है। हमने लेके बहावलपुर जाना है और ना तो कोई कार्रवाई हो रही है, ना इंसाफ मिला जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। हमें इंसाफ चाहिए, हमें लाश चाहिए। हमें लाश, ये कितने दिन हो गए हमें लाश नहीं दे रहे। आजकल मिल जाएगी। रात को ये 1-1:30 बजे गया है, वहाँ पे सारी रात वहाँ पे होता था। कोई ऐसा चक्कर नहीं हुआ कि हमें लाश मिलेगी, कुछ खबर ही नहीं आई कि हमें मिलेगी। हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि पता लाश भी नहीं देंगे, जब इतना वो लोग जुल्म कर रहे हैं, लाश फिर नहीं देंगे, ऐसा ही करेंगे। ये मेरा बड़ा भाई है, वहाँ पे गया हुआ था, वहाँ से 1-1:30 बजे आया, इसका एक्सीडेंट हो गया। हमारे साथ तो ऐसा कोई खेल खिला हुआ है कि पता नहीं क्या हो गया। दुनिया ही नहीं सुन रही, कोई नहीं सुन रहा। हमें इंसाफ चाहिए। जिसने मेरे भाई को मारा उसी को भी ऐसे मारे। ये जो झोपड़ी है यही अब्बास की कुल कायनात थी, यही इसका मालो मता था, यही जो वो कमाता था। जैसे उनकी बेगम ने कहा कि इतना मुश्किल से पूरा होता था 3 वक्त का खाना पेट भर के भी उनको। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है, ये देख लें, कुछ चारपाइयाँ पड़ी हैं, बाकी ये दीवार है और जैसे आम झोपड़ी होती है वैसी बनी हुई है। पंखा देखें, नया पंखा भी नहीं है इनके पास। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी सूरत हाल आपको और दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये देखिए, ये इनके यहाँ पे बर्तन है, ये इनके बर्तन सब पिछते थे ना, ये इनके बर्तन है। यहाँ पे ये देखें, गैस का एक इन्होंने सिलेंडर रखा हुआ है पकाने के लिए, एक पंखा ख़राब पड़ा है और ये बर्तन है। आपको इससे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो सकता है कि अब्बास कितना बड़ा डकैत था और कितने उसने पैसे कमाए और पता नहीं कितनी उसने प्रॉपर्टियां बनाई और कितने पैसे जमा किए। तो इस बात का तो अंदाज़ा बाखूबी लगाया जा सकता है कि जब इंसान के पास कुछ पैसे होते हैं तो वो ज़ाहिर है कि अपने फैमिली पे, अपने अहल खाना पे ज़रूर लगाता है और वो जहाँ रहता है वहाँ रहने का जो माहौल है वो बताता है कि उसने क्या किया है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत अली रिंद साहब, जो कि सराकिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं। हम उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। जी वालेकुम सलाम। लियाकत साहब, ये इस वाक़े के बारे में आपने सुनी लिया, जान लिया, आप लोगों ने आवाज़ भी बुलंद की, इस पर एहतजाज में भी आप शामिल थे, क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहले जो है ना वो ये है कि जैसे ही हमें ये इतला आई और सराकिस्तान नेशनल पार्टी ने इसका स्टैंड लिया और दीगर जो हमारी कौम परस्त जमातें हैं सब हमने मुजाहरा किया। एक तारीखी मुजाहरा था। मैं समझता हूँ कि लाकानूनियत है इस मुल्क में, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप जिसको घर से उठाओ और उसको जाके मावरा अदालत कत्ल कर दो और 10-10 दिन उसका पोस्टमार्टम ना करो और उसमें कोई ऐसा कंसलेंट इदारा या जो हमारे मेहरबान हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर सिंध है, CM है, तो
इसमें कौन सी कबाहत है कि हम एक शफाफ इंक्वायरी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक इंक्वायरी हो, एक पता तो चले कि गुनाहगार किस हद तक थे लोग और उनको क्यों मारा गया, उनका गुनाह क्या था। तो इसमें कोई कबाहत नहीं। अब्बास एक ड्राइवर था जिसको पर्सनली तौर पे मैं भी जानता हूं और जिसका रिकॉर्ड इस टाइम तक बिल्कुल क्लियर है। वसेब में और यहाँ भी एक सराइकी कौम में एक गुस्सा जो है, गुस्से की लहर है। जैसा कि हमारे वसेब में जो वकला बरादरी है माशाल्लाह, और डेली बेसिस पे जो है ना अदालतों का बाइकाट कर रहे हैं, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि यहाँ की जो कराची बार है, जो हमारे सराइकी वकला हैं, वो भी हमारे साथ हैं ताकि इन लोगों को हम इंसाफ दिलाने में कामयाब हों। हम इंसाफ चाहते हैं, हम नहीं चाहते हम हमारा किसी डाकू, किसी मकसद क्रिमिनल से हमारी कोई मकसद रिलेशनशिप नहीं है। लिहाजा हम चाहते हैं कि गुलाम अब्बास जो है उसको बेगुनाह मारा गया, उसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए था अगर क्रिमिनल थे भी या अगर क्रिमिनल थे उसके लिए अदालतें हमारे पास मौजूद हैं, उनको अदालतों में पेश करते, उनकी जो सजा जजा होती वो अपनी सजाएं काट के आते। अभी लाश तहवील में नहीं मिली फैमिली को, उस पर आप क्या कहेंगे? हमारा ये है कि इन्होंने एक बहाना बनाया हुआ है कि भी कोरोना मरने के बाद करो क्या रहता है, मरने के बाद इंसान अल्लाह की ज़ात की अमानत है, उनका पोस्टमार्टम ये हमारा लीगली जो है ना हमारा राइट है, हम राइट रखते हैं। अगर ये 24 घंटे, मैं ऑन द स्पॉट मीडिया पे बता रहा हूँ, अगर 24 घंटे में इसका पोस्टमार्टम ना हुआ तो हम बॉडी भी उठाएंगे और डंडे के जोर पे और सारे फैसल बंद करेंगे। हम इनको दिखाएंगे कि एक मैयत के साथ आप इतना भयूदा जो है ना इकदाम कर रहे हैं, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा मुल्क है। हम मुसलमान हैं, सन ऑफ सैल हैं, सराइकी कौम ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, उसके साथ हमें ये जो लौटा रहे हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि जो सराइकियों के साथ जुल्म इन्होंने किया उनको इंसाफ दें, और इंसाफ देने के बावजूद हमें ये बॉडी दें, पोस्टमार्टम करें, ताकि हम इज्जत और एहतराम से उसकी तदफीन पूरी करें। ठीक है जी नाज़रीन, आपने तासुरात सुने यहाँ लोगों के, और यहाँ और भी लोग आना, यहाँ तांता बंधा रहता है आते आते हुए। और हम अब आपको लिए चलेंगे डिफेंस, जहाँ पे पुलिस ने दावा किया कि वहाँ मुकाबला हुआ था, वहाँ की सूरत भी आपको दिखाते हैं और वहाँ के हक़ाइक़ क्या हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन, हम पहुँच गए हैं डिफेंस में PTI रहनुमा लैला परवीन के घर पर, जिन्होंने इस केस की आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ पर फिर सारे लोग जमा हुए और वहाँ पर बातें हुई। आइए चलते हैं, लैला परवीन से बात करते हैं और उनसे मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस लैला। वालेकुम अस्सलाम। मिस लैला, ये बताइए कि यही घर है, यही बंगला है जहाँ पे अब्बास भी यहीं रहता था आपके पास? अब्बास का वैसे सर्वेंट क्वार्टर तो देखें वो सामने आपको नजर आ रहा होगा, दिखा। यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देखिए ये चारपाई वगैरह आपको नजर आ रही है ना। अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं सामने सर्वेंट क्वार्टर है। चले मैं नहीं था वो अब्बास। अच्छा, लेकिन यह रहते यहीं पे थे जी। तो उस दिन सर्दी ज़्यादा थी, लैला परवीन बता रही है कि वो यहाँ पे अब्बास कहाँ पे जी, कहाँ पे सोते हैं जी? ये सेटी है, इस पे अपना बिस्तर बिछा के और उस बिस्तर के ऊपर वो सो रहा था यहाँ। तो जब वो पुलिस वाले आए हैं बाहर, बहुत हलचल सी हुई है और गेट की आवाज़ें आई हैं। ऊपर वाली आंटी जो है ना, उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा तो वो यहाँ से जो है अंदर दाखिल हुए हैं गेट से, और गेट खुलवाया। फिर उसके बाद वो यहाँ इस तरफ आए हैं और इस तरफ से यहाँ से अब्बास को मेरे ख्याल में उन्होंने वो लेकर और पिछले उसके कमरे की तरफ गए हैं। और फिर यहाँ से जो बाकी जो एहलकार थे सादा लिबास में, वो यहाँ से सीढ़ियों से यहाँ खड़े हुए थे। तो ऊपर आंटी की जब आँख खुली है तो उन्होंने पूछा भाई कौन है, तो वो ऊपर गए, उन्होंने कहा आप जो है ना खामोश हो जाएं, हम पुलिस से हैं, हम पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। तो उन्होंने कहा भाई मुझे कोई कार्ड वगैरह आप शो करेंगे, आप पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन उन्होंने कोई कार्ड शो नहीं किया। मेरी सास और मेरी नंद को ले जाके उन्होंने अपने पुलिस वैन में गाड़ी में बिठा दिया अंदर। फिर वापस अंदर आए जो छोड़ने गए थे, और फिर उन्होंने क्या किया, अब्बास जो उन्होंने पकड़ा हुआ था उसको, अब्बास को लेके गए बाहर गाड़ी में, वाइट वैन में बिठा दिया, उसमें बिठा दिया। और फिर जो है ना वो गाड़ी लेकर, जो मेरी सास और नंद ने देखा, गाड़ी लेके आगे गए और लेफ्ट हैंड साइड पे वो टर्न हो गए। अच्छा, जो इलाका मकीन और अहले मोहल्ला ने बात बताई है वो ये बताइए, तकरीबन 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान पीछे घर से फायरिंग की आवाज़ आई है और फायरिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो ये गार्ड ने भी बताया, चौकीदार ने भी बताया, नेबर्स ने, सब ने एक ही बात कही है कि 2:30 से 3 बजे एक फायरिंग हुई है। मेरा ये शक पड़ता है कि वहाँ पर इन्होंने कार्रवाई डाली है और वो जो 4 लोग थे जो मुलजिमान थे वो वही के रिहायशी थे, उसी बंगले में वो रहते थे, ठीक है। उनको उन्होंने शूट कर दिया। फिर उसके बाद 4:30 बजे हमारे घर पे आए। तो यहाँ से आप जिंदा लेके जा रहे हो, वो मुलजिम भी था, तो ये आपका काम नहीं कि आप उसको मारो, आप जो है अदालतें मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें, मेरा 2 सवाल, और ना मेरे ड्राइवर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है, आज 9 दिन हो गए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरे ड्राइवर का नहीं आया। मेरी गाड़ी क्लियर आई है, तो मेरी गाड़ी और मेरे ड्राइवर को इन्होंने क्यों इसमें शामिल किया?
जी नाज़रीन, आपने लैला परवीन की गुफ्तगू सुनी और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ जहाँ इनकाउंटर हुआ है, मुबैना इनकाउंटर जो पुलिस ने दावा किया है, वहाँ भी चल के आपको वहाँ की सूरत हाल भी दिखा दें और फिर कोशिश करेंगे कि पुलिस अफसरान से भी हमारी कुछ बात हो जाए, अगर वो हमें दस्तयाब होते हैं तो उनसे भी जानने की मज़ीद कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन, डिफेंस में हम उस बंगले के बाहर मौजूद हैं जहाँ पुलिस ने दावा किया है कि यहाँ पर पुलिस इनकाउंटर हुआ था। ये वो बंगलो है और इस पर चौक के साथ नंबर भी लिखा हुआ है 59/2 और ये बंगलो नज़र आ रहा है कि काफ़ी अर्से से बंद है। इसके जो दरवाजे हैं जंग आलूद हो चुके हैं और बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ कि गेट की क्या सूरत हाल है। ये देखिए, गेट के ऊपर यहाँ पर ये एक ताला डला हुआ है, बड़ा सा एक ताला है। ये वाला गेट तो बंद ही है बाहर से। अब इसे देखते हैं, यहाँ पे भी एक नंबर लिखा हुआ है। ये बेल तो है लेकिन अब बेल ये बज रही है कि नहीं बज रही है इसका भी कुछ पता नहीं है। बंगले के अंदर भी कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है और बंगले के अंदर जो इसकी साइड है, कॉरिडोर है, ये तो नज़र आ रहा है और यहाँ से तो ये साफ़ ही नज़र आ रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है। और ये साइड भी ऐसी लग रही है कि बंगला जो है वो काफ़ी अरसे से गैर आबाद था और यहाँ की सूरत है। हालांकि इस बंगले के सामने ही इमाम बार का यसरब है और उसके अलावा जो है वो राइट साइड पे भी बंगले हैं, आबाद हैं और लेफ़्ट साइड पे भी जो है वो बंगले आबाद हैं। तो यहाँ की हमें इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिल सकी। हमारी ये कोशिश थी कि शायद यहाँ पर कोई मौजूद होता तो हम आपको अंदर की भी सीन अंदर का बताते कि अंदर क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी दरवाज़ा बजा के कुछ देखने की कोशिश करते हैं। बाहर से हम बजा रहे हैं लेकिन अंदर से किसी का कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो कोशिश करते हैं, देखें अगर कोई हमें मिल जाता है तो हम इससे मालूमात लेते हैं और वरना फिर बाकी जो पुलिस है उसके अफसरान से भी हम मुसलसल रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम अब तक कामयाब नहीं हो सके हैं, लेकिन फिर भी अपनी आखिरी कोशिश भी हम करेंगे कि पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो भी वाज़ेह तौर पर सामने आ सके और जो भी अपडेट होती है फिर आपको मज़ीद दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, हम यहाँ गजरी थाने पहुँचे हैं और यहाँ जो पुलिस अफसर मौजूद हैं, SHO या और भी कोई सीनियर अफसर मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो वहाँ बंगले से CCTV फुटेज क्यों लाए थे और जो लैला परवीन का इल्ज़ाम है कि उन्होंने जब CCTV फुटेज का DVR वापस किया तो उसमें सारी चीज़ें फॉर्मेट हो चुकी थी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं अगर हमें दस्तयाब होते हैं तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, मैं अख्तर शाहीन रिंद बोल रहा हूँ मेट्रो 1 न्यूज़ से, प्रोग्राम होस्ट हूँ और आपके थाने पे मौजूद हूँ। आप हैं क्या थाने में या करीब? अच्छा, हमें आपसे गुफ्तगू करनी थी जो इनकाउंटर वाला मामला हुआ है ना, डिफेंस वाला। जनाब मंडे को फिर आ जाइएगा। अच्छा, हमारा तो प्रोग्राम है, हमने आज रिकॉर्डिंग की है पूरी और मंडे को तो ऑन एयर चला जाएगा, तो आप क्या फ़ोन पे अपना वर्जन दे सकते हैं? मैं अगर आपसे सवाल कर लूँ। नहीं, इस पर नहीं आ सकता। आप नहीं कर पाएंगे? अच्छा, 1-2 सवाल आप जवाब दे दें। अरे जनाब, फोन पे नहीं होगा ना। अच्छा, ये आप कहीं मौजूद हैं तो हम आ जाते हैं। आप कहाँ मौजूद हैं बता अरे दें। जनाब, मैं किसी सरकारी काम में हूँ यहाँ, समझ रहे हैं? अच्छा, अवेलेबल नहीं है, शाम में अवेलेबल हो सकते हैं? आप तक कीजिएगा, कोशिश करेंगे। मज़ीद हम कोशिश करते हैं कि किसी और आला अफसर से हमारी अगर बात हो जाए तो हम आपको मज़ीद हक़ाइक़ बताते हैं। जी नाज़रीन, हमने पुलिस के आला हुकाम का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है और बारहा की है। DIG साउथ का ये ऑफिस है और यहाँ पर भी हम पहुँचे हैं, ताहम हमारी DIG साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। फ़ोन पर उनसे बात ज़रूर हुई है। उन्होंने कहा है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से चूँकि पुलिस अफसरान के मीडिया से बात करने पर पाबंदी है, इसलिए वो ऑफिशियली हमें अपना वर्जन नहीं दे सकते हैं। उन्होंने इससे माजरत की है। ताहम मेट्रो 1 न्यूज़ ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हक़ाइक़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें, क्योंकि पुलिस का जो स्टेटमेंट था, प्रेस रिलीज़ था, फिर उसके बाद उनका बयान जो आया था और उसमें जो पेशरफ थी उसमें अभी और भी कई एक सवाल हैं जो बाकी हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और आइंदा भी इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि हक़ाइक़ आप तक, असल जो हक़ाइक़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। अब हम एक कानूनी माहिर के पास जाएँगे और उनसे बात करेंगे इस हवाले से। नाज़रीन, हम आए हैं मोहतरम ज़िया आवान एडवोकेट साहब के पास। ज़िया आवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और उसके अलावा इंसानी हुकूक़ पर बहुत सारा काम कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में ये असिस्टेंस देते हैं, लोगों को अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो डिफेंस में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है उसके कानूनी पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं और पुलिस का जो एक वर्जन है और जो लवाकिन है उनका दूसरा वर्जन है और कुछ आरा और भी आ रही हैं, उसके हवाले से कानूनी क्या ये इसमें सुकम हो सकता है या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। सर, ये बताइए कि डिफेंस में एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, 5 लोगों को मार दिया गया, मावरा अदालत कत्ल का सिलसिला, ये इस पर बात भी होती रहती है। आप क्या समझते हैं? पहले तो पर्टिकुलरली इस केस के हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए कि इसमें क्या कानूनी मसाइल हैं और हो सकते हैं।
देखें, पहले जो आपने सवाल किया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि ये जानना ज़रूरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी को बग़ैर ट्रायल किए हुए, और सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हमारा मज़हब भी, हमारे जो इस्लाम का जो एक बैकग्राउंड है वो ये है कि आप किसी को सफाई का मौका दिए बगैर आप किसी को पनिश नहीं कर सकते। कितनी बड़ी वो कोई वाक़या हो, लेकिन आप उसको गवाही का मौका देंगे, उसको अपनी सफाई का मौका देंगे। तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन ही इसको नहीं एग्री करता, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है सोर्स ऑफ लॉ, कि जहाँ से कानून बनना, वहाँ से लोग उसको लेते हैं कानून जो बनते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई कानून बने तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको ख़त्म कर देती है, उनके पास पावर्स हैं। दूसरी बात यह है कि पुलिस रूल्स में या ताज़ीरात पाकिस्तान में या पाकिस्तान पीनल कोड, पाकिस्तान का जो सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये सारे लॉज जो हैं इसमें कहीं भी पुलिस को एक लाइन में भी इख्तियार नहीं दिया गया कि किसी को ज़ख्मी करें, किसी को मार दें, मावराए अदालत कत्ल करें, इसका इख्तियार उनके पास नहीं है। ये अलग बात है कि हमने ये इसको एक दस्तूर बना लिया है, और इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी शामिल रही हैं कि जिन्होंने इसको इग्नोर किया है, बिकॉज उसकी वजह वो ये बताते हैं कि भाई लॉलेसनेस बहुत बढ़ गई है और इसकी वजह से आप बजाय इसके कि उसको पकड़ो उसको मार दो, ठीक है ना। तो ये अप्रोच ही गलत है। बात यह है कि ये जो डिफेंस वाला वाकया है ये अकलौता वाकया नहीं है। मुझे अभी भी याद है जो साहिवाल अभी बिल्कुल रीसेंट साहिवाल वाला वाकया था जिसमें पूरी फैमिली को वो उन्होंने ख़त्म कर दिया और उसके बाद आज तक उसका पता नहीं है। तो और फिर जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं वो उनके बैचमेट हैं, ठीक है ना। तो पुलिस का निज़ाम तो चला ही नहीं। मैं पुलिस को भी इल्ज़ाम नहीं दूंगा क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का काम होता है कि वो किस तरह से रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करती है, वो कैसे जो है वो कानून की पासदारी करती है। जब वो दूसरों के लिए पासदारी नहीं कर सकते तो फिर उनके खिलाफ जब कुछ होता है तो फिर वो ये भी ना कहें कि भाई कानून की धज्जियां बिखेरी गई हैं। तो बेसिकली बात यह है कि ये जो डिफेंस वाला वाकया है इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और वो इन्वेस्टिगेशन मेरा ये ख्याल है कि पुलिस ना करे। अब मुश्किल ये है कि पुलिस ना करे तो कौन करे। अब रेंजर्स तो नहीं कर सकती, रेंजर्स के पास भी वो अख्तियार नहीं है कि जैसे लवाइकी ने भी मुतालबा किया कि भाई जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। देखें जुडिशियल इंक्वायरी भी क्या इंक्वायरी होगी, असल बात तो उसके रीजंस, उसके बैकग्राउंड। जुडिशियल तो वो होगा कि भाई वो लोगों को बुलाएंगे, जी आ जाएं आप अपना बयान दे दें, कुछ लोग देंगे, कुछ लोग डर के मारे नहीं देंगे। आपको पता है मेजॉरिटी लोग साल तक जेल में रहते हैं नाइंसाफ़ी की वजह से पुलिस की, और निकलने के बाद पुलिस के खिलाफ केस करने के लिए तैयार नहीं होते कि उनको पता है कि ये पूरा एक पुलिस स्टेट है। बेसिकली जो पॉलिटिशियन चलाते हैं पुलिस स्टेट बना दिया हुआ पाकिस्तान को, और उसके ऊपर लेयर्स हैं, रेंजर्स भी है। अगर आप ज़्यादा पुलिस के साथ करेंगे तो रेंजर्स आ जाएगी। मतलब ये जो सारे हालात हैं ये अच्छे नहीं हैं। ये पाकिस्तान की जड़ों को आप दीमक लगा रहे हैं। पाकिस्तान को आप लॉलेसनेस सोसाइटी जिस तरह हमें नज़र आती है उसका एक बुनियादी रीज़न जो है वो पुलिस ही है। जब मैं एक ज़माने में जब हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब थे उस वक्त, तो किसी ने कहा कि अगर कहीं क्राइम ना होता हो तो वहाँ थाना बना दो, तो क्राइम शुरू हो जाएगा। वहाँ पे जुए के अड्डे भी चलेंगे, वहाँ मंशियात के अड्डे भी चलेंगे और पुलिस की सरपरस्ती में चलेंगे, बिकॉज दे नो एवरीथिंग। तो उनको सारे बदमाशों का पता है। और बात यह है कि अब तो ये रहा है कि अब तो जुडिशरी का कोई रोल ही इसमें नहीं रहा, प्रोसिक्यूटर का रोल भी नहीं है। आप ये देखें कि हमारे प्रोसिक्यूटर का पहले एक ज़माने में रोल होता था कि जब केस कोई बनता था तो वो देखते थे कि इसमें एविडेंस है कि नहीं है, और उसके बाद वो उसको फिर कोर्ट में भेजते थे। अब तो ये है कि डायरेक्ट जो है ना वो चालान बनता है और वो कोर्ट में चला जाता है, और जज भी गौर नहीं करते। हालांकि जजों के इख्तियार में ये शामिल है कि जब उनके पास केस आए तो वो देखें कि आया इसमें एविडेंस मौजूद है नहीं है, वो भी चालान को वैसे ही जाने देते हैं। तो ये जो डिफेंस वाला वाकया है ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस वाकया है, और इस पर हमें मुझे ये नहीं देखना है कि उसको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बैक कर रही है या अपोज कर रही है, लेकिन ये वाकया होना ही मावराए अदालत कत्ल, कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाज़त नहीं देता, कोई कानून इजाज़त नहीं देता, पुलिस ऑर्डर ऑर्डिनेंस इजाज़त नहीं देता, कोई भी एक सत्र भी कहीं लिखी हुई नहीं है। अच्छा जिया साहब, इससे मुतालिक एक सवाल और है कि जो डेड बॉडी है अब्बास की खास तौर पर, वो आज काफ़ी दिन हो गए इस बात को, दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है, अभी तक लवाइकिन के हवाले नहीं की गई है।
देखिए ये इसमें तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा केस है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को जो सुओ मोटो का इख्तियार है ऐसे केसों के लिए, मजलूमों के लिए, जहाँ पे कोई सुनवाई ना हो, अगर वो मुजरिम है जो भी है उन पे आप ट्रायल करें। यू कांट लाइक सेंड पीपल, इस तरह आप शूट कर दें, फिर तो यहाँ कोई भी, हर आदमी अपना इंसाफ करेगा। फिर लोग ये जो जब पकड़ते हैं किसी मगर को जो छीना झपटी करते हैं, ये मोटरसाइकिलें छीनते हैं या मोबाइल छीनते हैं और लोग पकड़ के मार देते हैं, तो फिर लोग यही करेंगे हर गली कूचे में। वजह यह कि आपने इंसाफ, अगर उसको पकड़ के ले जाए पुलिस में तो पुलिस छोड़ देती है उसको, अगर पुलिस से बच जाए, इन्वेस्टिगेशन इतनी फॉल्टी होती है कि उसको जो है ना वो कोर्ट छोड़ देती है, कोर्ट के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो ये एक पूरा एक लेयर्स हैं नाइंसाफ़ी के जो चल रहे हैं, और पाकिस्तान में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा वो फेल हो गया, बेसिकली फेल हो गया, और लोगों को उम्मीदें उससे बहुत कम है। और ये नहीं है कि सिस्टम नहीं है। अब देखिए ना, जैसे आपने कहा लाश उनको नहीं दी गई, तो ये किसका इख्तियार है? कैसे वो ये कर सकते हैं कि वो उसको लाश ना दें? और हमारा जो मेडिको लीगल का सिस्टम है, हमारा फोरेंसिक का जो निज़ाम है, हमारी लैब्स का निज़ाम है, ये सारे के सारे फेलियर है। हम इस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये सूट नहीं करता उन लोगों को कि जो क्राइम करते हैं या क्राइम करते हुए वो दूसरे लिबादे में आ जाते हैं। तो इसलिए ये आपको नजर आती रहेंगी, और लोग इसलिए नहीं बोलते, लोग समझते हैं कि उन्होंने बहुत, क्योंकि शुरू में पेंट की जाती है पिक्चर ऐसे कि ये लोग फलाने ग्रुप से थे, या डकैत ग्रुप था, गैंगस्टर था, फलाना था। मारना इज नाकामी ऑफ द पुलिस। किसी को जान से मारना नाकामी है पुलिस की, क्योंकि उसको जिंदा पकड़ना और उसके रूट्स को तलाश करना वो पुलिसिंग है, वो इन्वेस्टिगेशन है। उससे पता लगता है कि ये गैंग्स कहां से आ रहे हैं। अगर आपने 5 मार दिए तो आपको क्या पता कि और कौन से लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए। बस मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि शुरू में पुलिस ने जब ये अपना प्रेस रिलीज दिया और बयान दिया तो उन्होंने उसको एक लिंग्विस्टिक बेस पे भी एक उसको उसके साथ लिंक कर दिया और बताया कि ये सराइकी डकैत गैंग था और ये था वो था। इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मैं उस पर जो नॉर्मली पुलिस जिस तरह की खबरें इशू करती है, तो कई दफ़ा वो कह देते हैं ये इंटीरियर सिंध का ग्रुप है, कभी उनको कहते हैं सराइकी ग्रुप है, कभी बलोचों का ग्रुप है। ये तो रोज़ाना की बातें, ये लिंग्विस्टिक बुनियादों पे देखने की बजाय हमें वो उसकी पहचान करने के लिए अगर करते हैं, जैसे कहते हैं वाइट करोला केस था, ठीक है ना। अब बात यह है कि कोई ऐसी अथॉरिटी तो होनी चाहिए ना कि जो ये देखे कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती कैसे। लोगों को मार देना तो बहुत आसान है, इन्वेस्टिगेशन करना, केस के रूट कॉज को तलाश करना, फिर उसको क्राइम को अगर जड़ से उखेड़ना है तो आप मावराए अदालत कत्ल से आप उसको नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि पुलिस का ये कहना होता है कि जी हमने चालान सबमिट किया, कोर्ट ने छोड़ दिया, लेकिन कोर्ट किसी को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि कोर्ट्स की भी लेयर्स हैं, पुलिस की लेयर नहीं है। पुलिस की लेयर यह है कि उन्होंने चालान बनाया और चालान बनने के बाद उन्होंने पेश कर दिया, उनको कोई हाई ऑप्स, अभी तक जितने केस इक्वेट होते हैं तो हाई ऑप्स उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। तो बात यह है कि ये बड़ी हमारे लिए शर्मनाक बात है कि हम जो है वो तलाश ये करें कि अगर क्राइम रोकना है तो लोगों को जान से मार दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिया साहब, आपने हमें टाइम दिया और इस मौजू पे बात की। जी नाज़रीन, डिफेंस में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से हमने कोशिश की है कि आपको तमाम हक़ाइक़ से आगाह रख सकें। हमने इस हवाले से माहिर कानून से भी बात की है। लवाकिन का ये कहना है कि हलाक होने वाले अफराद को मावराए अदालत कत्ल किया गया है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये असल मामला बंगले की मलकियत का है। ताहम अभी बहुत सारे सवाल जवाब तलब हैं। जी नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कुछ मईशत की। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है मोहतरम खालिद तवाब साहब। खालिद तवाब साहब सितारे इम्तियाज़ हैं, साबिक मिनिस्टर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के केयर टेकर मिनिस्टर रहे हैं और उसके साथ साथ मोज़म्बिक के एजाज़ी काउंसिल जनरल भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद तवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। प्लेजर जी। FPCCI के इंतखाबात अभी होने जा रहे हैं और खालिद तवाब साहब का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप से है, और लेकिन ये रिसेंटली अभी नेशनल बिज़नेस ग्रुप के साथ अलाइंस में गए हैं और अब NBG और UBG मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके हवाले से क्या तैयारी है, खालिद साहब से पूछता हूँ। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो बड़ी खुशनसीब है। हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान की चैम्बर्स हों या फेडरेशन हो, हर साल हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं और बड़ा पीसफुली जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स भी होते हैं।
मैं नहीं समझता, शायद कोई एक आध चैम्बर हो 54 चैम्बर्स में जहाँ कोई इशू होता हो, और सालों से ये रीत चली आ रही है। जो चैम्बर्स के इलेक्शन होते हैं वो सितंबर में होते हैं। जो फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, जो एपेक्स बॉडी है सबकी, उसका इलेक्शन जो है वो दिसंबर में होता है, क्योंकि सितंबर के बाद जो लोग मुंतखब होकर के आते हैं फिर उनके दो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो फेडरेशन में आते हैं। अब आपने कहा जी इलेक्शन की क्या तैयारी हो रही है, चूँकि ये इलेक्शन जो है फेडरेशन का, ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन है। ये सिर्फ किसी एक शहर तक या एक सूबे तक महदूद नहीं है, इसका हल्का जो है वो पूरा पाकिस्तान है। आप कराची से लेके कोयटा चले जाएं, चित्राल, गिलगित, हुंदा, वहाँ तक की चैम्बर्स जो हैं फिर वो इसके मेंबर होती हैं, और इसकी कैंपेन जो है वो आसान नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह अगर कराची है, लाहौर है, पिंडी चैम्बर है, इस्लामाबाद चैम्बर है, जो बड़ी चैम्बर्स हैं, जिस तरह 2 रिप्रेजेंटेटिव उनके फेडरेशन में होते हैं, इसी तरह अगर आप चले जाएँ गिलगित, हुंदा और उन इलाके में, तो उनके भी 2 ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो लिहाजा वो हमारे लिए ये सारी चैम्बर्स जो है वो बराबर हैं, वॉट एवर द मेंबरशिप इज़, और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन होती है। तो हमारी जो तरजीहात हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल बरसर इक़्तिदार है। लास्ट ईयर हमको इलेक्शन हराया गया। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, में उस तफसील में नहीं जा रहा, क्योंकि हर हारने वाला जो है फिर वो यही बात करता है जी हमें हराया गया, तो मैं उस पर सिलसिले में नहीं जा रहा। लेकिन हमारी इस दफ़ा इंशाल्लाह तैयारी बड़ी भरपूर है, और जो नाजायज़ हरबे लास्ट ईयर इस्तेमाल हुए इंशाल्लाह इस साल जो है वो हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पहली तैयारी तो हमारी ये है। दूसरी बात यह है कि हम जो 5 साल जीते वो सिर्फ अपनी कारकर्दगी पे जीते थे, और आज इस इलेक्शन पे भी जो हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हम बड़े भरपूर तरीके से जीतेंगे, क्योंकि लोगों ने उनकी देखा कि व्हाट दे हैव डिलीवर्ड। मैं मानता हूँ कोरोना आया और चीज़ें जो है बड़ी महदूद हो गई थी, लेकिन इन हालात में बिजनेसमैन को बड़ी सख्त ज़रूरत थी फेडरेशन की और चैम्बर्स की और ऐसे इदारों की कि वो आके रेस्क्यू करें और वो चीज़ें देखें। इसमें मैं ये भी अप्रिशिएट करूँगा कि गवर्नमेंट के कुछ इक़दाम जो थे वो बड़े अच्छे थे, जिसकी वजह से हमारा माशी दबाव जो आ सकता था, जिस हद तक आया तो ज़रूर, लेकिन उस हद तक नहीं आया जिस हद तक आ सकता था। अब ये दूसरी लहर जो आ रही है कोरोना की, अल्लाह ताला पूरे मुल्क को महफूज रखे। अगर खुदा ना खास्ता आप लॉकडाउन में चले गए, गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी अच्छी थी कि उन्होंने लॉकडाउन में नहीं गए, अगर लॉकडाउन में चले जाते तो माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती, और ज़्यादा ख़राब हो जाती। और अब ये आ रहा है, अल्लाह करे कि अल्लाह में अपना जिस तरह अल्लाह ने पहले अपना फजल किया उसी तरह अपना फजल करे। देखिए इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारे माशी चैलेंजेस हैं और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। इस वक्त अगर आप हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, इसमें कोई मेरे ख्याल है एक कारोबारी बच्चे से लेके हर कारोबारी आदमी ये कहे जी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो ख़राब है और उसको बेहतर होना चाहिए। लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि हम एक्सपोर्ट के लिए क्या इक़दाम करें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। हमारे लिए जो एक्सपोर्ट का मेन आइटम है वो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में है कॉटन, और इस हमारी बड़ी बदकिस्मती ये है कि कॉटन की प्रोडक्शन 2008-2009 में जो हमारी 15 मिलियन बेल तक चली गई थी, आज वो 6.2 मिलियन बेल जो है वो आ गई है। और इसके मुकाबले में जो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया था वो भी उस वक्त हमारे बराबर था, आज तकरीबन वो मोर देन 4 टाइम्स प्रोडक्शन अपनी बढ़ा ली है, और हम अपनी आधी से भी कम पे प्रोडक्शन पे आ गए। तो हमारा पहला प्रोग्राम अब ये है, मैं आपको बजाय इसके कि हम पिछली बातों को दोहराएं, हम ये बताएं कि आगे हमने क्या करना है। पहले हमने माशाल्लाह सदारती उम्मीदवार हैं जी अलायंस के दोनों ग्रुप। तो हमने पहला काम ये करना है जी, हमने न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि अपने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को ख़ास तौर पर देखना है। हमने ये देखना है कि हमने अपनी हील किस तरह बढ़ानी है। हमने गवर्नमेंट को मशवरे भी देने हैं, गवर्नमेंट के स्तर पे भी बैठना है, और होक और बाई क्रुक जो हमारे पूरे नेशनल इंटरेस्ट में है, मुल्क के इंटरेस्ट में है, हमने अपनी हीट बढ़ानी है। न सिर्फ कॉटन में, वीट हम आज इंपोर्ट कर रहे हैं, 1.5 लाख टन हमारी वीट इंपोर्ट हो रही है। ये भी हमारी बदकिस्मती है कि हम खुद कफील थे, बल्कि कुछ साल ऐसे गुजरे जब हमने अपनी वीट जो है वो एक्सपोर्ट करी, आज हम फिर इंपोर्ट पे आ गए। मुझे याद है आज से
बहुत साल पहले हमें अमेरिका या कनाडा PL 480 में हमें इमदाद दिया करता था वीट में। आज हम फिर अब इंपोर्ट पे आ गए। अब हमें इमदाद की तो ना मिलती है ना हमें ज़रूरत होनी चाहिए, और ख़ासतौर वीट जैसे आइटम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है। तो हमारी पहली तरजीह इसी तरह चावल की यील्ड हम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। और एक मेरी चाइनीज़ इन्वेस्टर से भी बात हुई और उससे काफ़ी दफ़ा कहा कि हमने गवर्नमेंट को ऑफ़र किया था फ्री ऑफ कॉस्ट कि हम अपने एक्सपर्ट्स आपको भेजते हैं जो आपकी मुख्तलिफ फील्ड में यील्ड को बढ़ाएंगे। वॉट एवर द रीज़न इज़, गवर्नमेंट ने आगे पीछे किया, जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि बहरहाल ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह पर होती है। मैं समझता हूँ फेडरेशन में हमारा पहला किरदार ये होना चाहिए कि हम अपने एग्रीकल्चर को भी, जिस तरह हम इंडस्ट्री की सोचते हैं, अपने एग्रीकल्चर को भी सोचें, क्योंकि बेसिक रॉ मटेरियल जब तक हमारे पास नहीं होगा हम अपनी एक्सपोर्ट जो है वो नहीं बढ़ा सकेंगे। तो हमारा R&D एग्रीकल्चर में पहला प्रोग्राम है। दूसरा ये है कि हम अपने जो एक्सपोर्ट बेस है टेक्सटाइल के अलावा अब हमारे उसको बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चावल की एक्सपोर्ट जो है वो बेहतर से बेहतर होती जा रही है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हम अपना रॉ मटेरियल बेच रहे हैं। हम बहुत कुछ अपना सोना निकाल के बाहर बेच रहे हैं। इसके मुकाबले में हमें क्या करना चाहिए, हमको IT अपनी डेवलप करनी चाहिए। जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, हम अपनी सर्विस इंडस्ट्री को जो है वो बढ़ाएं, ताकि उसमें हमारा कोई चीज़ जाती नहीं है, सिर्फ हमारा मैन पावर हमारा इस्तेमाल होता है, और उससे हमारा पास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऑल्दो हम बहुत लेट हो गए, लेकिन अभी भी IT सेक्टर में हमारे पास बड़ा चाम है। हम अपनी एक्सपोर्ट जो है वो IT सेक्टर में बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें और दूसरा जो एक हमने काम करना है वो ये कि हमने जो वोकेशनल सेंटर्स हैं हम उसको थोड़ा सा फेडरेशन जो है गवर्नमेंट के साथ मिलके वो खोलें, ताकि आज आप देखें इस शहर में रहते हुए अगर आज आप एक इलेक्ट्रिशियन लेना चाहें, आप एक प्लम्बर लेना चाहें, तो आपको मुश्किलात पेश आती हैं। और जो एक एकेडमिया और इंडस्ट्री में एक कोऑर्डिनेशन और एक कम्बिनेशन होना चाहिए कि हमें मालूम हो 5 साल बाद हमारी इंडस्ट्री को किस फील्ड में ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उन लोगों को तैयार करें ताकि वही लोग आएँ। तो वो जो आपको स्किल्ड लोग चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। आज एक हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो रहा है, अब इस कोरोना की वायरल की वजह से बहुत सारे लोग बाहर से वापस आ रहे हैं, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो हमें SOS बेस पे इंडस्ट्री को बढ़ाना की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। देखिए गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई है, जो भी कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी दी है, आपने देखा कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं और इंशाल्लाह नज़र भी आ रहा है कि ये इंडस्ट्री जो है ये फ्लरिश करेगी। जब ये इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी तो इसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी मूवमेंट होगी। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तमाम इंडस्ट्री को फैसिलिटीज़ दे देनी चाहिए कि जी आप बाहर से सरमाया लाएँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएँ। हम आपसे नहीं पूछेंगे, और जो लोकल भी चाहे हम आपसे नहीं पूछेंगे सरमाया कहाँ से आया। अगर आप इंडस्ट्री में लगा रहे हैं और विद अ स्पेसिफिक पीरियड 5 साल 10 साल तक आप इसको बेच नहीं सकते, और आप इंडस्ट्री को इंडस्ट्री करके चलाएँगे। इसी तरह ज़मीनें जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं इसको डेवलप करें। मैं समझता हूँ हम बहुत पीछे रह गए। देखिए एक वक्त ऐसा था इस मुल्क में कि जब सिंगापुर और कोरिया से हमारा इंडस्ट्रियल डेवलप हो रही थी हमारी इंडस्ट्री, जब पाकिस्तान बना और उसके बाद हमने एक टेक ऑफ किया, तो वो हमारा सारा प्रोग्राम देखने आ रहे थे कि हमारा इंडस्ट्रियल प्लान क्या है, 10 साल प्रोग्राम क्या है, और उसको उन्होंने तो फॉलो कर लिया, हम उत्पाद से हट गए। तो एक तो मेरे जहन में ये है कि हमें पहला काम ये करना है। दूसरा, कोई भी मुल्क तरक्की जब कर सकता है जब उसका रीजन जो है वो जो है उस पर उसके कारोबार जो है बढ़े। तो हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन बाकी जो ममालिक हैं हमें अपना रीजनल कारोबार जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, और हमें उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि अगर आप फिर पास में जाएँ तो हमारे यहाँ लोगों का विज़न था, एक ज़माने में RCD बनाई गई थी अगर आपको याद हो, तो वो इसी बेस पे थी, बाकायदा एक रोड बनाया और पाकिस्तान, ईरान और तुर्की एक बड़े अच्छे रीजनल कॉरपोरेशन में आए। तो इस सिलसिले में फेडरेशन को ये किरदार अदा करना पड़ेगा कि इस किस्म की चीज़ों को बढ़ा के गवर्नमेंट की तवज्जो दिला के हम अपनी तिजारत को और अपने कारोबार को बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया आपका खालिद तवाब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और उम्मीद है कि आपको बहुत सारी मालूमात भी इससे मिली होंगी। और इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को मेट्रो मैटर से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।